हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और आज हम पढ़ने वाले हैं काव्य दोष। काव्य दोष, इससे पहले मैंने काव्य के गुण पढ़ा दिए हैं, उसे समझाया भी है। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें काव्य के गुण हैं। और आज मैं आपको काव्य के दोष पढ़ाने वाली हूँ। काव्य के दोष हमारे भारतीय काव्य शास्त्र का काव्य के गुण और काव्य के दोष, ये दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। क्योंकि गुण का जो वीडियो था काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं किया था। तो आज मैं आपको काव्य के दोष पढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स, जो दोष होते हैं, दोष का वास्तव में वे काव्य के वे तत्व होते हैं जिसके कारण जो मुख्य अर्थ होता है उसे समझने में बाधा पहुंचती है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई काव्य पढ़े, उसमें अगर कोई हमें डिफ़िकल्टी फील होती है तो वो वहाँ पे दोष कहलाता है। और दोष को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। तो हम इसकी जरा डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। दोष वास्तव में काव्य के वे तत्व है जिनके कारण मुख्य अर्थ को समझने में बाधा पहुंचती है या उसकी सुंदरता में कमी आ जाती है। कवि अपनी अनुभूति पाठक तक पहुंचाने के लिए जब भाषा के शब्दों और अर्थों का बीच संगति नहीं बैठा पाता, इनके शब्द और अर्थ के बीच संगति नहीं बैठा पाता, यानी कि तालमेल नहीं बैठा पाता, तब पाठक रचना का सटीक मर्म ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यही असंगति काव्य का दोष कहलाती है। ठीक है, तो काव्य का दोष क्या है कि जब पाठक, जो लेखक है, वो अपनी भावनाओं को अपने पाठक तक या फिर अपने श्रोता तक नहीं पहुंचा पाता, उसके मध्य में जो विघ्न उत्पन्न होता है या फिर जो बाधा आती है उसे दोष कहते हैं। और जब हम इसे लिख के एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसमें कई प्रकार के आते हैं। तो अब हम देखते हैं आखिर दोष को लेकर कौन कौन से आचार्य ने अपने क्या क्या मत रखे हैं, फिर हम दोषों के भेद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दंडी जी। दंडी जी ने दोष को क्या कहा है? कोड़े के धब्बे। कोड़े के धब्बे जो एक बार पड़ जाते हैं तो वो कभी शरीर से निकलते ही नहीं है। ठीक है, तो दंडी जी ने दोष को इसकी संज्ञा दी है। वे मानते हैं जिस प्रकार कोड़े का एक धब्बा भी शरीर के सौंदर्य को विकृत कर देता है, उसी प्रकार एक भी काव्य दोष समस्त साहित्यिक सौंदर्य को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार शरीर को वो विकृत कर देता है, शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देता है, सुंदरता को कुरूप बना देता है, उसी प्रकार जो साहित्यिक सौंदर्य होता है, यानी कि जो हमारा साहित्य सौंदर्य यानी कि कविता है, पद्य है, उसमें वो अरूपता प्रस्तुत कर देता है। फिर इसके बाद भरत मुनि। भरत मुनि ने दोष को क्या माना है? भरत मुनि कहते हैं, इन्होंने दोष की स्थिति भावात्मक, यानी कि गुण जिस तरह से होता है उसी तरह दोष भी होते हैं। इनका उदाहरण, इन्होंने जो दोहा रखा है वो पढ़ते हैं। अतः अविपर्यस्ता गुणा काव्येषु कीर्तिता। तो इन्हें क्या माना है? गुण का विपर्याय, यानी कि विरोधी शब्द, उसका अपोजिट वर्ड माना है, जैसे विरोधाभासी शब्द। अगर गुण जो है किसी के लिए अगर कीर्ति का है तो वहीं दोष उसकी अपकीर्ति बन जाता है। ठीक है, इन्होंने नाट्यशास्त्र में लिखा है। भरत मुनि का काव्य ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। फिर भामा। भामा जी ने दोष का प्रयोग किस लिए किया है? भामा जी कहते हैं कि दोष का प्रयोग कवि अपने काव्य में नहीं करते हैं, बल्कि उनसे हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने दोहे में रखा है, कवियों न प्रयुज्यते, यानी कि कवि लोग जो होते हैं वो दोष को कभी भी अपने काव्य में प्रयोग नहीं करते हैं। फिर दंडी जी कहते हैं, हमने इससे पहले भी दंडी का पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि इनके दो हमारे पास मत थे तो मैंने दोनों डाल दिए। दोष को काव्य की विपत्ति माना है। विपत्ति, संपत्ति, विपत्ति। संपत्ति क्या होती है? किसी चीज़ को अर्जित करना और उससे संपन्न होना। विपत्ति होती है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, जिस समय में व्यक्ति जो होता है संपन्न से एकदम गरीब हो जाता है, असंपन्न हो जाता है, तो उसे विपत्ति कहते हैं। तो इन्होंने कौन सा रखा है मत? दोषा विपत्तते तत्र। दोष को विकलता का कारण माना है। विकलता यानी कि अपनी दुर्दशा का कारण माना है। तो उसके बाद अगले कवि आते हैं वामन जी, आचार्य वामन। आचार्य वामन का क्या मत है? आचार्य वामन कहते हैं, गुणा विपर्य आत्मनो दोषा, यानी कि गुण का विपर्य का नाम क्या है? दोष है। विपर्य यानी कि विरोधाभासी शब्द, यानी कि जो उसके अपोजिट में रहता है, विरोध में रहता है, उसे दोष कहा है। दोष उन तत्वों को कहते हैं जो काव्य सौंदर्य
की हानि करते हैं, यानी कि जो काव्य का सौंदर्य उसमें हानि प्रस्तुत करते हैं। वामन की दृष्टि में सौंदर्य वस्तुगत है, इसलिए दोष भी वस्तुगत है। ठीक है, फिर आगे है मम्मट जी। मम्मट जी क्या कहते हैं? मुख्यार्थ हित दोषो रसच्य मुख्य, यानी कि जिस काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो, तो ऊपर में लिखा हुआ भी है मुख्य अर्थ हति दोषो, यानी कि मुख्य अर्थ के हित का दोष हो, वहाँ रसच्य मुख्य, यानी कि वहाँ पर रस और उसके आश्रय से गौण रूप में वाच्य होता है। समझने की कोशिश कीजिए कि काव्य में मुख्य अर्थ का जहाँ पे अपकर्ष मीन्स कि एक होता है उपकर्ष और एक होता है अपकर्ष। उपकर्ष यानी कि सफलता और अपकर्ष यानी कि उसकी हानि, नाश होना। उपकर्ष हो वहाँ दोष होता है। यहाँ जो मुख्य अर्थ होता है यानी कि रस और उसका जो आश्रय होता है, चूँकि रस में हम पढ़ते हैं आश्रय और आलम्बन, और वो दोनों, तो यहाँ पे वही है, जब हम किसी भी दोहे को लिखते हैं तो उसमें एक रस होता, एक आश्रय होता है, एक आलम्बन होता है। तो वही कहा गया है कि जो काव्य का जो मुख्य अर्थ होता है, रस और आश्रय, वो दोनों क्या हो जाते हैं? एकदम गौण हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि मैं भूल गई थी इसे फिर से एक बार डिफाइन करना। यानी कि ये जो दोहा है, इस दोहे का मीनिंग ये है कि मुख्य अर्थ, यहाँ पे मुख्य अर्थ के हित का दोष हो, जैसे कि रसच्य, यानी कि रस का जो मुख्य अर्थ है वो गायब हो जाना, यहाँ पे दोष कहलाता है। तो यानी कि जहाँ पे हमें काव्य में रस का पता ही ना चले कि आखिर रस है क्या, उसके मुख्य अर्थ में हमें बाधा महसूस हो, तो वहाँ पे दोष उत्पन्न होता है, तो उसे ही हम दोष कहते हैं। फिर इन्होंने अगला भी एक रखा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा अलंकृति पुनः क्वापि। तो इन्होंने इसका अर्थ क्या माना है कि वे ही शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं जो दोष से रहित होते हैं। तद दोषो यानी कि तद त्याग देना, तद दोषो शब्दार्थ हो, जो सब दोष को त्याग दे, शब्द और अर्थ हो, और सगुण अलंकृति यानी कि उसके अंदर गुण हो, और अलंकृत यानी कि अलंकारों से सजी हुई हो, वह पुनः क्वापि, तो वह ही काव्य कहलाता है। ठीक है, फिर चाहे उसमें अगर अलंकार हो चाहे ना हो, वो काव्य जो होता है उत्तम काव्य कहलाता है। फिर विश्वनाथ जी कहते हैं, दोषस्त सया अपकर्ष का, यानी कि उसके यानी कि रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। यदि रस का अपकर्ष हो, उपकर्ष और अपकर्ष यानी कि जहाँ पे रस की हानि होती है वहाँ दोष कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि काव्य दोष के भेद। हमारे पास चूँकि हमारे पास जो क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसा आता है कि काव्य दोष के ऊपर विस्तृत टिप्पणी करें। उसके भेद तो बाद में पूछता है, पहले पूछता है कि विभिन्न आचार्यों द्वारा काव्य दोष के ऊपर रखे गए मतों के बारे में बताएं। तो हमें उसके लिए इन कवियों के आचार्यों के मत पढ़ना आवश्यक बन जाता है। तो हमने वो अभी पढ़ लिया है, अब हम काव्य दोष के भेद पढ़ेंगे। आखिर कौन से आचार्य ने काव्य के कितने भेद माने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भरत मुनि आते हैं। भरत मुनि के काव्य ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, जहाँ पे भरत मुनि ने अपने अपने नाट्यशास्त्र में दोषों की संख्या 10 मानी है। तो 10 अभी हम पढ़ेंगे, इजी है, समझ लीजिएगा। गुणार्थ यानी कि जहाँ पे क्लिष्ट कल्वित विशेषण का अनावश्यक प्रयोग हो, अनावश्यक यानी कि आवश्यकता से बहुत अधिक प्रयोग हो जाए, वहाँ पे गुणार्थ है। दोष, गुणार्थ दोष। अर्थ अंतर, जहाँ अवर्ण का वर्णन हो अर्थात अनावश्यक कथन हो, वहाँ पे अर्थांतर आ जाता है, यानी कि अर्थ को समझने में अंतर आ जाता है। अर्थहीन, जहाँ आश्रय अपूर्ण रह जाए। भिन्नार्थ, जहाँ अर्थ छिन्न भिन्न हो जाए। एकार्थ, जहाँ एक अर्थ के लिए अनेक अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो। अभिप्लुतार्थ, जहाँ प्रत्येक चरण में अर्थ पूरा हो जाए और भिन्न और विभिन्न अर्थों में कोई अनावृत्ति ना हो। फिर 7वां है न्यायादपेत, जहाँ प्रमाण यानी कि तर्क से रहित हो, यानी कि काव्य में जो होते प्रमाण दिए जाते हैं, किसी से तुलना करके उसका प्रमाण दिया जाता है, तो वहाँ पे अगर वो प्रमाण नहीं रहेगा तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। फिर 8वां है विषम, जहाँ छंदो भंग हो, यानी कि छंद जो होते हैं भंग हो जाए। विसंधि, जहाँ संधि योग शब्दों में संधि ना की जाए, यानी कि संधि योग्य शब्द है लेकिन तभी उन्हें संधि यानी कि उन्हें जोड़ा नहीं गया है।
शब्दहीन, जहाँ अशब्द यानी कि व्याकरण और अशुद्ध शब्द का प्रयोग हो। वहाँ पे शब्दों के जो व्याकरण होती है, शब्दों के व्याकरण का प्रयोग ना किया गया हो, वहाँ पे शब्दहीन। फिर अगले आते हैं भामा जी। भामा जी ने दोष के 3 भेद किए हैं। उन्होंने 3 भेद माने, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। ठीक है, भामा जी ने। भरत मुनि ने 10 माने और भरत मुनि के ही अनुसार दंडी जी ने भी काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। चलिए अब नेक्स्ट पेज। फिर उसके बाद आते हैं वामन जी। वामन जी ने गुण की ही भांति दोष का भी सबसे पहले भेद किया है। तो वामन जी ने कितने माने हैं? वामन जी ने 2 माने हैं और 2 के अंतर्गत 4 आते हैं। तो उन्होंने पहला शब्दगत और दूसरा अर्थगत, यानी कि शब्दों में जो दोष होते हैं और अर्थों में जो दोष होते हैं, 2 तरह से विभाजन किया है। अब शब्दों के अंदर जो दोष होते हैं वो पद दोष एवं वाक्य दोष होते हैं और अर्थगत दोष में पदार्थ दोष एवं वाक्यार्थ दोष होता है। फिर उसके बाद मम्मट जी आते हैं। मम्मट जी ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, मम्मट जी के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, जहाँ पर उन्होंने दोष दर्शन का सार प्रस्तुत किया है कि जैसे फिलॉसफी दर्शन होती है, यानी कि नीति शास्त्र, ऐसे जितने दर्शन होते हैं, साहित्य दर्शन, धर्म दर्शन आदि इतने ढेर सारे विषय होते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि काव्य प्रकाश में इन्होंने अपने दोष दर्शन का सार प्रस्तुत किया है कि उन्होंने दोष को दर्शन यानी कि देखने की कोशिश की है, उसके ऊपर से लेकर नीचे तक उसके सभी रूप को दर्शाने का प्रयास किया है, तो उसका उन्होंने सार प्रस्तुत किया है। तो मम्मट ने 70 दोषों का वर्णन किया है अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में, जिसमें से 37 शब्द दोष है, 23 अर्थ दोष है और 10 रस दोष है। तो उन्होंने माने तो 70 हैं कि 70 दोष माने हैं, लेकिन उन्होंने 3 वर्गों में विभाजित कर दिए गए हैं कि शब्द दोष के अंदर इतने आते हैं, अर्थ दोष के अंदर इतने आते हैं और रस दोष के अंदर इतने आते हैं। तो मम्मट जी ने सबसे पहले ये निश्चित किया है कि शब्द दोष, अर्थ दोष एवं रस दोष 3 प्रकार से माने गए हैं। तो मम्मट के अनुसार किए गए 3 दोष भेद को काव्य शास्त्र में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। तो मम्मट जी ही हैं जिनके काव्य दोष को सबसे पहले सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, शब्द दोष, अर्थ दोष एवं रस दोष। अब शब्द दोष क्या होता है? वाक्य के अर्थ का बोध होने के प्रथम जो दोष प्रतीत होता है, यानी कि हमने कोई वाक्य पढ़ लिया और तब भी हमें उसका जो मुख्यार्थ हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो वहाँ पर दोष, कोई किसी न किसी प्रकार का दोष आ जाता है। वे शब्द के आश्रित होते हैं, यानी कि जो हमने वाक्य पढ़ा उसमें हमें कुछ ज्ञात हुआ ही नहीं, तो वो दोष हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? शब्द के दोष कहलाएगा। अब शब्द के जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: अप्रतीति दोष, निरर्थकता दोष, अनुचितार्थ दोष और चौथा अवागतकता दोष। तो चलिए अब हम इनके भेदों के बारे में। हाँ, तो अप्रतीति दोष। अब अप्रतीति दोष क्या होते हैं? ऐसे शब्द का प्रयोग जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, तो वहाँ अप्रतीति दोष होता है। यानी कि काव्य शास्त्र में तो वह शब्द प्रसिद्ध है, प्रचलन में है, लेकिन लोक व्यवहार में यानी कि सामान्य जनता जो है उसका प्रयोग नहीं करती, या फिर सामान्य भाषा में उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कैसे ऐसे जीव ग्रहण या ज्ञान ही करी है, अष्टमार्ग द्वादश निदान कैसे चित धरी है। यानी कि इसका मतलब, इस दोहे का मतलब यहाँ पर यह है कि आखिर कैसे जीव जो है ग्रहण करे, यहाँ पे ज्ञान जो है वो कैसे ग्रहण करे, अष्टमार्ग द्वादश निदान कैसे चित्त को अंदर उसे धारण करें। तो यहाँ पे तो जन सामान्य के लिए दोहा है, लेकिन इसके अंदर जो शब्द है, हम अगर स्टार्टिंग में अगर इसे पहले नज़र में समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि हमें समझ में आएगा कि आखिर कहाँ से कौन कौन से शब्द ला के इसमें डाल दिए। तो इसमें शब्द दोष है, यहाँ पे साधारण सी बात पता चली है, क्योंकि अष्टमार्ग, द्वादश निदान, ये जितने भी शब्द है ये बौद्ध धर्म के साहित्य में प्रचलन में रहते हैं। अष्टमार्ग जो कि बुद्धा जी ने मार्ग दिखाया था, और निदान यानी कि ये जो क्षण भंगुर संसार है इससे निदान पाने का जो उन्होंने मार्ग दिखाया था, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे शब्द दोष है, चूँकि लोक व्यवहार में अष्टमार्ग और निदान जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो अतः यहाँ अप्रतीति दोष है। फिर अगला है सेकंड दोष है अनुचितार्थ दोष, जहाँ दोष
कोई पद अपने अभीष्ट या इच्छित अर्थ के स्थान पर अनुचित अर्थ देने लगे, अर्थात जहाँ प्रतिपाद्य अर्थ का तिरस्कार हो वहाँ अनुचितार्थ दोष होता है। यानी कि जो हमारा वाक्य है उसे अर्थ जो स्पष्ट करना है वो उस अर्थ को स्पष्ट न करके किसी अन्य अर्थ को प्रस्तुत करता हो, तो वहाँ पे अनुचितार्थ दोष है। यानी कि अनुचित प्लस अर्थ, जिस अर्थ को प्रस्तुत किया जा रहा है वो अनुचित है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, भारत के नवयुवक गण रख उद्देश्य महान, होते हैं जन युद्ध में बलि पशु से बलिदान। तो यहाँ पे क्या है कि भारत के जो नवयुवक गण हैं वो अपना उद्देश्य महान रखते हैं और क्या होते हैं, युद्ध में बलिदान दे देते हैं अपना। कैसे? जैसे पशु जो होता है, बलि पशु अपना बलिदान देता है। तो अब हम यहाँ पे इस शब्द को सही नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश के जो युवा सेनानी लोग हैं, नवयुवक जो है, वो अपनी मर्जी से जाते हैं। वो बलि पशु की भांति ज़बरदस्ती बांध के उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समर्पण नहीं करवाया जाता है। तो यहाँ पे वह अर्थ कोई दूसरा देना चाहता है। यहाँ पे नवयुवकों के लिए साहस भरे उद्देश्य देना चाहते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ है वो दूसरे अर्थ में जा रहा है। तो यहाँ पे अनुचितार्थ दोष है। जहाँ पर इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ भारत के वीर उत्साही युवकों की बलि पशु से उपमा देना उनको हीन बताता है, क्योंकि वीर युवक स्वतंत्रता व स्वेच्छा से युद्ध में प्राण त्याग करते हैं और यज्ञ के पशु परावश होकर मरते हैं। इसलिए यहाँ अभिष्ट अर्थ के तिरस्कार से अनुचितार्थ दोष है। ओके, तो यहाँ पे अनुचितार्थ दोष है, क्योंकि जो अनुचित है, जो अर्थ है वो अनुचित है। जिस अर्थ को प्रस्तुत करना था वो उस अर्थ को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे अनुचितार्थ दोष है। फिर हमारा जो थर्ड दोष है निरर्थकता दोष, यानी कि जहाँ पे निरर्थकता हो, वहाँ जहाँ छंद सिद्धि के लिए अनावश्यक पदों का प्रयोग किया जाए। यानी कि छंद है, छंद हमने पढ़े हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, हमारे सिलेबस में भी काफ़ी सारे छंद है। जहाँ पे छंद की सिद्धि के लिए अनावश्यक पद का प्रयोग, यानी कि हमें छंद को इसके जैसा भाई, जैसे कि छंद जो होता है वो उसमें जैसे कि दूसरी और चौथी पंक्ति जो होती है समान रूप से एक जैसी दिखनी चाहिए, उसके अंदर के जो शब्द हैं, मात्राएं हैं, वो मेल खानी चाहिए। तो वही है कि छंद की सिद्धि, यानी कि छंद को, उस काव्य की जो लाइन है उसे पूरा छंद में बांधने के लिए उसमें अनावश्यक पदों का यानी कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे ये दोष कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, दास बनाने का बहाना किस लिए, क्या मुझे दासी कहना इसलिए, देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे रखो अहो। तो इस दोहे का, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि एक नायिका है जो अपने पति से कह रही है कि दास बनने का बहाना किस लिए, आखिर दास बनना है इसका बहाना भला किस लिए, मुझे दासी कहना इसलिए कि मुझे दासी कहते हो सिर्फ इसलिए। तो इसके जो पीछे वाला है देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इसमें संधि, देखिए संधि का इसमें कुछ ज़्यादा ही महत्व दिखाई दे रहा है कि संधि की सिद्धि हेतु यहाँ पे शब्द को मेलजोल बैठाया गया है। देव होकर तुम सदा मेरे रहो, यानी कि कहा है कि तुम दास बनना चाहते हो भला किस लिए, और मैं दासी बनूं सिर्फ इसलिए कि चूँकि हम दोनों प्रेम करते हैं। इससे अच्छा है कि तुम देव होकर सदा मेरे रहो और मैं तुम्हारी देवी बन के रहूँ। लेकिन एंडिंग में अहो, अहो शब्द यहाँ पे कुछ इसकी सार्थकता नहीं दिखती है कि अहो शब्द की सार्थकता यहाँ पे क्या है, इसलिए यहाँ पे कौन सा है, संधि अनुचित प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे निरर्थक दोष आता है, जहाँ पे संधि को मेलजोल बैठाने के लिए अनावश्यक पदों का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट है, फोर्थ है हमारा अवाचकता दोष। अवाचकता यानी कि जहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ के लिए किया जाता है उस शब्द का वांछित अर्थ ना निकले तो यह दोष होता है। यानी कि जिस शब्द का जहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है अगर वो शब्द ही गलत अर्थ निकाले तो वहाँ पे अवाचकता दोष आती है। एग्जाम्पल देखिए, जिसका हृदय उतना मलिन जितनी ही शील वलक्ष है। मीन्स कि यहाँ पे जो शब्द है, यहाँ पे ऊपर का तो हमें समझ में आ रहा है, जिसका हृदय उतना मलिन, जिसका हृदय जितना मलिन होता है उतना ही, यहाँ पे पहली लाइन है कि मलिन जितना हृदय है उतना ही
इंसान के शीर्ष यानी कि शीर्ष के वलक्ष यानी कि सफ़ेद बाल होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या कहा है, इंसान का दिल जितना ज़्यादा मलिन होगा उसके सिर के बाल भी उतने ही ज़्यादा सफ़ेद होंगे। तो ये क्या है, नेताओं के लिए वैसे ये व्यंग किया गया है कि चूँकि नेताओं के जो बाल होते हैं, चूँकि नेता लोग जो होते हैं वो बुजुर्ग ही बनाए जाते हैं, सारे के सारे नेता बुजुर्ग ही होते हैं, और उन्हीं के ऊपर व्यंग किया गया है यहाँ पर कि नेता लोग जो होते हैं उनका दिल मलिन होता है, इसलिए उनके सिर के बाल भी सारे के सारे सफ़ेद हो जाते हैं, वो अपना रंग छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो शील वलक्ष है, शीर्ष वलक्ष है, ये शब्द थोड़ा अनुचित सा प्रयोग होता है, क्योंकि ऐसा अगर हम किसी दूसरे के यदि हम राजनेता के लिए प्रयोग ना करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करें तो वहाँ पे ये थोड़ा अजीब सा प्रतीत होएगा। सफ़ेद के बाल, जो सिर के जो बाल होते हैं सफ़ेद बाल, वे केवल इसलिए नहीं होते कि जिसका जो दिल है वो मैला है इसलिए उसके सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, किसी को अगर रोग हो गया, चूँकि युवा अवस्था में भी कई लोगों को बीमारी हो जाती है ऐसी, तो इसकी वजह से हमें सही अर्थ जो होता है ज्ञात नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा दोष है, अवाचकता दोष है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अर्थ दोष, यानी कि वाक्य के अर्थ में दोष होना। तो जहाँ पे जब दोष का ज्ञान अर्थ ज्ञान के पश्चात होता है, यानी कि दोष का ज्ञान हमें अर्थ के ज्ञान, यानी कि हमें अर्थ का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद हमें उसके दोष का मालूम होगा, वहाँ पे अर्थ दोष होता है। अब इसमें 3 भेद है, कटाक्ष, कष्टार्थ दोष, ग्राम्यतव दोष, प्रसिद्धि विरुद्ध दोष। तो जो सबसे पहला है कष्ट यानी कि दुख, कष्ट अर्थ दोष, यानी कि जहाँ पे अर्थ की प्रतीति कठिनता से हो वहाँ कष्टार्थ दोष हो, यानी कि अर्थ को प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे कष्टार्थ दोष है। तो कष्ट अर्थ दोष यानी कि जहाँ पे अर्थ को समझने में हमें कष्ट को थोड़ा अनुभव करना पड़ेगा, यानी कि कष्ट हमें प्रतीत होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है ऐसे है, कुंभज पान कुमारी सौहार्द, आनंद देखी लाजत तिहारो। तो इस वाक्य, इस दोहे का अर्थ है कुंभज पान, कुंभज का अर्थ है अगस्त ऋषि की, कुंभज यानी कि अगस्त ऋषि, उनके पान यानी कि समुद्र की जो कुमारी है उसके सहोदर भाई जो है तुम्हारे मुख को देखकर लज जाते हैं। मीन्स कि अगस्त ऋषि के समुद्र की, चूँकि वो अगस्त ऋषि हैं और उनकी जो पुत्री है वो कुमारी यानी कि जो है वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के भाई जो है वो सहोदर भाई यानी कि चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो नायिका का मुख देखकर लज जा रहा है। तो यहाँ पे 3rd 4th 5th यानी कितने पर्सन्स को ऐड करके हमारे काव्य को में कठिनता यहाँ पे पैदा की गई है, जहाँ पे हमें अर्थ को ज्ञात करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे कौन सा दोष है, कष्टार्थ दोष है। कष्टार्थ दोष यानी कि हमें इसके अर्थ को समझने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। फिर नेक्स्ट है ग्राम्य तव दोष, यानी कि जहाँ पे ग्राम्य जनोचित यानी कि गांव के जनों के चित्त की भाषा, गांव में रहने वाले लोगों के चित्त की यानी कि हृदय की जो भाषा होती है, यानी कि जन सामान्य जो भाषा है उसका प्रयोग करना इस दोष का मूल है। यानी कि कोई काव्य है उसमें अगर हमने एकदम अचानक से सीधे साधे एकदम साधारण शब्द डाल दिए तो यहाँ पे उसे दोष माना गया। लेकिन आज के टाइम पे उसे हम दोष नहीं मानते, हम तो स्पेशली एकदम जन साधारण एकदम नॉर्मल वे की लैंग्वेज लिखते हैं, काव्य में प्रयोग करते हैं। चलिए इसका जरा दोष का एग्जाम्पल पढ़ ले। राजा भोज दे मुझे रोटी गुड़ भरपेट। अगर हम देखते हैं तो जन सामान्य में रोटी गुड़ माना जाता है, लेकिन अगर हम किसी काव्य में देखें तो वहाँ रोटी गुड़ नहीं कहेगा, वहाँ पे कहेगा खीर पूड़ी या फिर हलवा पूड़ी, मिठाई, लड्डू पेड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे गुड़ रोटी शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है शब्द जो है थोड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन यहाँ पे गुड़ रोटी का प्रयोग किया गया है। तो ये कौन से भाषा हैं, कौन से शब्द हैं, ये गांव यानी कि जन सामान्य के शब्द हैं, जन सामान्य के बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पे हमें दोष मिलता है ग्राम्यतव दोष, यानी कि गांव के जैसे जो जन सामान्य की जो भाषा है उन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद हमारा अर्थ दोष में तीसरा प्रसिद्धि विरुद्ध तत्व दोष, यानी कि प्रसिद्धि के विरुद्ध जो दोष हो
तो इसकी जो परिभाषा कुछ ऐसे है, लोक एवं शास्त्र में प्रसिद्ध किसी वस्तु या उसके विरुद्ध वर्णन करना प्रसिद्धि विरुद्ध दोष कहलाता है। यानी कि लोक शास्त्र में प्रसिद्ध है लेकिन किसी वस्तु का उसके विरुद्ध वर्णन करना, यानी कि जो चीज़ फेमस है लेकिन हम उसके अपोजिशन में, उसके विरुद्ध में उसका बखान करते हैं, तो वहाँ पे प्रसिद्धि विरुद्ध दोष होता है। जैसे कि हरि दौड़े रन के लिए कर में धनवा बाण, यानी कि हरि जो है रण में दौड़े हैं, यानी कि रण के लिए युद्ध भूमि में दौड़े हैं और लेकर धनुष और बाण, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण जी के हाथ में हमें कभी भी तीर धनुष देखने को नहीं मिलता। उनके हाथ में क्या होगा? सुदर्शन होगा। तो वही है यहाँ पे कि लोक शास्त्र में फेमस जो श्री कृष्ण जी का रूप है उसके विरुद्ध यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध विरुद्ध तत्व दोष है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला आता है रस दोष, यानी कि रस में दोष। सबसे पहले हमने पढ़ा शब्द दोष, यानी कि शब्द में कितने प्रकार के दोष होते हैं। फिर अर्थ दोष कि अर्थ में कितने प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है रस दोष कि रस को लेकर, चूँकि रस आलम्बन, भाव, अनुभाव ये भी आते हैं और ये भी काव्य के अंदर ही होते हैं। तो अब हम रस दोष पढ़ेंगे, जहाँ पर कवि किसी कथन को इस प्रकार अंकित करता है जिससे राग बोध में व्याघात उत्पन्न हो जाता है, वहाँ रस दोष होता है। यानी कि कवि ने कथन प्रस्तुत किया है लेकिन वहाँ पर राग, यानी कि जिस रस का, राग मीन्स कि श्रृंगार रस, विभत्स रस, यानी कि जो भी वो वहाँ पे रस प्रस्तुत करना चाहता है उसमें व्याघात, यानी कि कोई सी बाधा उत्पन्न हो जाए। यानी कि अगर वो श्रृंगार रस का प्रस्तुत करना चाहता है और वहाँ पे कोई बाधा आ जाए तो वहाँ पर रस दोष कहलाता है। तो फ्रेंड्स, रस दोष के 3 भेद माने गए हैं। रस दोष के 3 भेद माने गए हैं। स्वशब्द वाच्य तत्व दोष, विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, यानी कि कष्टकारी कल्पना। तीसरा है रस की अति वृद्धि। तो आपको इसके शब्द पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे कैसे दोष हैं। सबसे पहले है स्वशब्द वाच्य अर्थ, यानी कि शब्द में दोष आ जाए। विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, यानी कि जहाँ पे विभाव, अनुभाव, आलंबन जो शब्द जो होते हैं, आश्रय, आलंबन, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब में क्या होगा? कष्ट उत्पन्न होगा। और तीसरा है रस की अतिवृद्धि, यानी कि वहाँ पे रस जो है कुछ ज़्यादा ही अत्यधिक मात्रा में हो। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं स्वशब्द वाच्य तत्व दोष। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है, रस एवं भाव व्यंग होते हैं। रस एवं भाव क्या होंगे? व्यंग होंगे। अतः उनका यदि शब्दों के द्वारा कथन किया जाए, यदि उनका शब्दों के द्वारा कथन किया जाना है तो वहाँ स्वशब्द वाच्य तत्व दोष आ जाता है। रस और भावों का अंकन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे केवल वे प्रतिमान ही रहे, उन्हें उनके बोधक शब्दों द्वारा नहीं कहना चाहिए। मीन्स कि जो हमें सही शब्द वहाँ पे रखने हैं, हमें वैसे शब्द नहीं रखने हैं, वहाँ पे उससे मिलते जुलते थोड़े उसी की जो डेफिनेशन उसे प्रस्तुत करते हो वैसे शब्द रखने चाहिए। यहाँ पे कहने का यही अर्थ है। फिर से एक बार पढ़िए, रस एवं भाव व्यंग होते हैं, यानी कि जो रस वाला है, रस में हम कभी भी उसके मूल शब्द को नहीं रखते, उससे मिलते जुलते जो उसकी तुलना कर सके ऐसे शब्दों को हम रखते हैं। काव्य में स्पेशली ये चीज़ देखने के लिए होती है, वो कभी भी मूल शब्दों को नहीं रखता। अगर रस का प्रयोग किया जा रहा है तो कभी भी मूल शब्दों को नहीं रखता, वहाँ पे उसका व्यंग करेगा या फिर किसी से तुलना करेगा या किसी से उपमा करेगा। तो रस एवं भाव व्यंग होते हैं, अतः उनका यदि शब्दों के द्वारा कथन किया जाता है तो वहाँ स्वशब्द वाच्य तत्व दोष आता है। रस और भावों का अंकन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे केवल वे प्रतिमान ही रहे, यानी कि हमें किसी विभत्स रूप का चित्रण करना है तो वहाँ पे हम प्रतिमान शब्द का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे हम वास्तविक दृश्य को नहीं बता सकते, क्योंकि वो वास्तविक दृश्य बेहद भयंकर होता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा वास्तविकता झलक आ जाएगी तो काव्य जो होगा हमारा वो रूखा सूखा भी हो जाएगा और जन सामान्य से थोड़ा अलग भी हो सकता है। इसलिए तो हमें उसके प्रतीकार्थों का प्रयोग करना चाहिए जो उसमें प्रतीक के समान हो। उन्हें अनेक बोधक शब्दों द्वारा नहीं कहना चाहिए, यानी कि जो उनका जो वास्तविक बोधक शब्द है उसके द्वारा नहीं कहना चाहिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल में, भूख सूखी हो लोचन सत्र वही शोकन हृदय समाये, मनहु करुण रस कटक ले उतर अवध बजाए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रस के बारे में बताया गया है कि भूख सूखी, यानी कि भूख क्या है? बहुत ही ज़्यादा सूखी है और लोचन जो है
सवित सोचन हृदय समाए, और मन ही मन जो है अपना हमारा समाया जा रहा है। मनहु करुण रस, यानी कि मन में जो है करुणा, जो करुण रस होता है वो कंटक की तरह बहुत ज़्यादा कटा जा रहा है, और उत्तर अवध बजाए, और ऐसा लग रहा है कि अवधि जो है वो बैठ के ढिंढोरा पीटने लगा है। तो यहाँ पे करुण रस शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। यानी कि इस पूरे वाक्य में हमें समझ में तो इसका कुछ अर्थ नहीं आया, क्योंकि ये थोड़ा है इतना डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे क्या है, करुण रस शब्द का सीधा सीधा यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया है। अगर हम कहीं काव्य का प्रयोग करते तो वहाँ कभी भी ये नहीं लिखते कि यहाँ पे वात्सल्य रस, जो देवी यशोदा जी है वो अपने श्री कृष्ण को ऐसे ऐसे कह रही है और फिर बीच में वात्सल्य रस अचानक से शब्द आ जाए, ऐसा कभी हमने देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें करुण रस जो है शब्द सीधे सीधे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्व शब्द वाच्य तत्व दोष है। फिर नेक्स्ट, विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, जहाँ इस बात का ठीक ठीक निश्चय ना हो सके कि यह अनुभव या विभाव किस रस का है और इसे किसी रस विशेष के साथ जोड़ने में क्लिष्ट कल्पना करनी पड़े, वहाँ कष्ट कल्पना तत्व दोष होता है। जैसे कि यही अवसर निज काम न किन पूरन करी लेहु, यह अवसर फिर आए ही ना ही, यह क्षणभंगुर देहु। तो यहाँ पे अनुभव और विभाव के मध्य में असमंजस है कि आखिर अनुभव क्या है और अनुभाव क्या है। इस उक्ति का अर्थ है यहाँ पर आलंबन यानी कि विभाव कोई कामुक या वैरागी व्यक्ति है, अतः यहाँ कष्ट कल्पनातत्व दोष है। यानी कि चलिए मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ इस दोहे का। यही अवसर निज कामना, यानी कि यही वो समय है जहाँ पे हमें अपनी निजी कामना पूरी कर लेनी चाहिए। किन पूरन करी लेहूँ, यानी कि जो हमारे मन की जो निजी कामना है वो हमें पूरी कर लेनी है। यही अवसर फिर आए ही ना ही, क्या पता कि ये जो अवसर है फिर आगे आए या फिर ना है। यह क्षणभंगुर देहु, और ये समय है ये क्षणभंगुर, और जो हमारा शरीर है वो क्षणभंगुर है। तो ये जो हमने पूरी लाइन पढ़ी, इस लाइन में हमें यहाँ पे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं या तो कोई कामुक व्यक्ति है जो अपनी कामुकता को पूर्ण करना चाहता है, या फिर कोई वैरागी व्यक्ति है जो कोई व्यक्ति उसे बोल रहा है, उसे सुझाव दे रहा है कि ये बहुत ही अच्छा समय है, तुम्हें इस जीवन में ये काम करने को मिलेगा तो फिर तुम्हें आगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो थोड़ा कंफ्यूज है कि आलंबन है कौन, ठीक है। तो अतः यहाँ पे कष्ट कल्पतत्व दोष है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है रस की अतिवृत्ति, यानी कि यहाँ पे रस की, जहाँ पे जिस स्थान पे रस की बहुत ही ज़्यादा अतिवृत्ति हो जाए। प्रत्येक काव्य या नाटक में एक अंगी रस होता है। एक अंगी यानी कि अगर हम कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें एक रस जो होता है मुख्य होता है कि इसी रस को लेकर इस पूरे काव्य में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। जैसे सूरदास जी के अगर हम पद देखें तो वो वात्सल्य प्रधान होता है, उसमें वात्सल्य रस का ज़्यादा महत्व होता है, और बाकी उसमें जो रस होते हैं उसके अंगी रस कहलाते हैं। तो यहाँ पे वही है कि रस की अतिवृत्ति। प्रत्येक काव्य या नाटक में एक अंगी रस होते हैं जो प्रधान होता है, से सभी रस अंग रूप में उनके साथी होते हैं, और बाकी के जो रस होते हैं उसके अंगी साथी, यानी कि उसके अंग, जैसे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं तो वैसे ही वो रस भी उसके अंग के रूप में होते हैं, उसके साथी होते हैं। जहाँ रचनाकार अंगी रस की उपेक्षा करता है, रचनाकार यानी कि जो लेखक है जो रचना कर रहा है वो अंगी रस की उपेक्षा करता है और अंग रस की वृद्धि कर देता है, यानी जो मुख्य रस है उसकी उपेक्षा, यानी कि उसका ज़्यादा महत्व ना रखकर जो उसके अन्य रस है उन्हें ज़्यादा महत्व देना, वहाँ पे क्या रस अतिवृद्धि दोष आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, रूपोद्धान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबा माना। तो ये जो दोहा है, लाइन है, वाक्य है, इसका अर्थ ये है कि राधा का जो सौंदर्य है वो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्ल यानी कि बहुत ही सुंदर है, प्रकृति के समान है, और वह प्राय जो है कलिका के समान बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है। यहाँ पे प्रकृति सौंदर्य का जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, जबकि राधा जी का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो कवि ने इस काव्य में, इस दोहे में राधा जी का वर्णन तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो अतः इस काव्य में, इस दोहे में, इस पंक्ति में रस अतिवृद्धि दोष है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोष का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, और
मैंने गुण और दोष पढ़ा दिए हैं। आपको क्वेरीज होता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरा नाम है ज्योति, मेरे चैनल का नाम है एक्चुअली आई कैन। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब। और आपका इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया कि आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मेरी इस वीडियो को दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइएगा। मैं ये नहीं कहती कि दोष जो है सिर्फ और सिर्फ इतने ही हैं, इसके अलावा भी और कई सारे दोष हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में केवल इतने ही दोष आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।